हे एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईएएस। और मैं हूं आपका दोस्त, आपका एजुकेटर अमन शर्मा। आप लोगों के लिए वीकली पीआईबी एमसीक्यू टेस्ट के साथ आप सब लोगों ने मेरे साथ अनअकैडमी यूपीएससी करंट अफेयर्स चैनल पे डेली सुबह 8 बजे पीआईबी एनालिसिस कवर किया है। उसी पीआईबी एनालिसिस में से कुछ आपके लिए एमसीक्यू बनाए गए हैं, जिसकी मदद से आप अपने आप को टेस्ट भी कर सकते हो। ये टेस्ट स्टार्ट हो रहा है, अभी बज रहे हैं रात के 10। डे है 7 जून 2020। अपने अपने स्कोर्स भी आप लोग इस सेशन के ख़त्म होने के बाद लिखना बिल्कुल मत भूलना। मेरे जो लर्नर्स, जो स्टूडेंट यहाँ पर इस पर्टिकुलर वीडियो का रिकॉर्डेड सेशन देख रहे हैं, तो जैसे जैसे आपके सामने सवाल आते जाएं वैसे वैसे आप कमेंट बॉक्स में अपने अपने आंसर डालते जाना। इसके साथ साथ अगर आप में से किसी को कोई भी डाउट है तो आप लोग हैशटैग अमन शर्मा करके यहाँ पर कमेंट बॉक्स में अपने डाउट भी लिख सकते हो। और मेरे साथ डेली पीआईबी एनालिसिस करना भी मत भूलना, लाइव एट 8 AM मंडे टू फ्राइडे। अनअकैडमी प्लस पे अगर चाहिए आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट तो आपको इस्तेमाल करना है AMANSYT10, या आप यूज़ कर सकते हो एक और डिस्काउंट कोड दैट इज़ स्टडी IAS। ये नया डिस्काउंट कोड है, इसका इस्तेमाल आप लोग कर सकते हो। ओके, स्क्रीनशॉट लेके रख लो, जिससे अगर आपके किसी दोस्त को भी अगर लेना हो सब्सक्रिप्शन तो वो इस डिस्काउंट कोड का इस्तेमाल करे, जिससे उसको मिले एक एक्स्ट्रा बेनिफिट। चलिए, पहला सवाल आप लोगों की स्क्रीन पर लोकस कंट्रोल ऑपरेशन को लेकर है। 3 स्टेटमेंट है, आपको बताना है कि इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट है। पहली स्टेटमेंट कहती है आपको कि जो लोकस्ट हैं दे आर यूजुअली सॉलिटरी, मतलब बहुत ज़्यादा अटैक नहीं करते, अबंडेंट अटैक नहीं करते, पर यहाँ पर सर्कमस्टांसेस के साथ उनका बिहेवियर चेंज हो जाता है, हैबिट्स चेंज हो जाती हैं और उसके बाद वो बहुत ज़्यादा गुस्सैल बन जाते हैं। दूसरी स्टेटमेंट कहती है कि यूजुअली जो स्टैंडिंग क्रॉप होती है, ग्रीन वेजिटेशन होती है, उसके ऊपर लोकस्ट अटैक करते हैं। तीसरी स्टेटमेंट है कि पिछले 2 सालों में हमारे देश में कोई भी रिपोर्टेड केस लोकस्ट अटैक का नहीं आया है। ये आपके लिए यहाँ पर सवाल है, आपको बताना है करेक्ट आंसर क्या है। जल्दी से, आई एम वेटिंग फॉर 10 सेकेंड्स, मैं 10 सेकेंड का इंतजार कर रहा हूँ और आप अपने अपने आंसर्स जल्दी से चैट बॉक्स में डालें। आई होप कि आप सब ने अपने अपने आंसर्स चैट बॉक्स में डाल दिए हैं। इस सवाल का सही जवाब है A, 1 and 2 ओनली। देखो, लोकस्ट क्या है? लोकस्ट आर कलेक्शन ऑफ सर्टेन स्पीसीज। बेसिकली हम इन्हें कह सकते हैं दे आर शॉर्ट हॉर्न ग्रास होपर्स। मैंने आपको ग्रास हॉपर और लोकस्ट के बीच में डिफरेंस भी बताया था। जो उनके जो हॉर्न्स होते हैं, जो सींग होते हैं, उससे हम लोग लोकस्ट और ग्रास होपर्स में थोड़ा सा डिफरेंस देख सकते हैं। जो फैमिली है वो है एक्रेडिडे। दे हैव अ स्वामिंग फेस। बेसिकली ये इंसेक्ट्स बहुत ज़्यादा सॉलिटरी होते हैं, बट कुछ सर्कमस्टांसेस में अपने बिहेवियर और हैबिट्स को ये चेंज कर लेते हैं। दिस लोकस्ट आर शॉर्ट हॉर्न डेजर्ट ग्रास होपर्स, जो कि स्टैंडिंग क्रॉप्स को अटैक करते हैं और ग्रीन वेजिटेशन को अटैक करते हैं। इंडिया के अंदर जनरली ये न्यूज़ मई और जून 2019 के बीच में भी ये खबर आई थी, तो ऐसा नहीं है कि पिछले 2 साल में कोई भी ऐसा अटैक नहीं हुआ हो। ओके, और ख़ासकर पंजाब का जो बॉर्डर है राजस्थान के साथ, वहाँ पर जो लोग हैं, जो किसान हैं, वो लोकस्ट की वजह से हमें बहुत ज़्यादा परेशान होते हुए नज़र आते हैं। अगला सवाल आप लोगों की स्क्रीन पर ये रहा। ये भी डेजर्ट लोकस्ट से ही बिलोंग करता है, ये वाला सवाल। पहली स्टेटमेंट कहती है कि जो डेजर्ट लोकस्ट हैं दे यूजुअली ब्रीड इन द ड्राई एरियाज अराउंड यूथोपिया, सोमालिया, एरिट्रिया, अलॉन्ग विद द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ अफ्रीका। तो ये जो लोकस्ट हैं दे आर नोन टू बी पैसिव फ्लायर्स, एंड हमेशा जो बहुत स्पीडी विंड्स होती हैं उनका वेट करते हैं ये, और उन विंड्स की तरफ ये मूव करने लगते हैं। हिस्टोरिकली लोकस्ट कंट्रोल के लिए हम लोग यहाँ पर ऑर्गेनोफॉस्फेट पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करते हैं। ओके, और हम लोग कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं? हमें लगता है कि भाई यहाँ पर लोकस्ट जो है वो रेस्ट कर रहे हैं, जो नाइट रेस्टिंग प्लेस है लोकस्ट की, वहाँ पर हम लोग इन ऑर्गेनोफॉस्फेट पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करते हैं। आपको यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। अपने अपने आंसर्स जल्दी विदिन 10 सेकेंड्स आप लोग चैट बॉक्स में डालो। चलिए देखते हैं। इस सवाल का सही जवाब है बी। बी मतलब 1 and 3 ओनली।
जो सेकंड स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। क्यों? डेजर्ट लोकस्ट के बारे में अगर हम लोग बात करें, डेजर्ट लोकस्ट बिलोंग करते हैं टू द फैमिली ऑफ ग्रास होपर्स। दे नॉर्मली लिव एंड ब्रीड इन सेमी एरिड और डेजर्ट रीजन्स फॉर लेइंग एग्स। उनको यहाँ पर एक बेयर ग्राउंड की ज़रूरत होती है, डेंस वेजिटेशन की ज़रूरत होती है। इसी वजह से राजस्थान के अंदर वो अटैक करते हैं, बिकॉज वहाँ पे उनको ब्रीडिंग ग्राउंड मिल जाता है। इंडो गैगेटिक प्लेन्स में उनको ब्रीडिंग ग्राउंड नहीं मिलता, कोई क्लियर जगह नहीं मिलती, इसलिए वहाँ पर ब्रीड नहीं करते हैं। ग्रीन वेजिटेशन इज रिक्वायर्ड फॉर हॉपर डेवलपमेंट। हॉपर वो स्टेज होती है जो कि निम्फ जब हैच की जाती है और एग जब एडल्ट मूव होता है, जब एक एग यहाँ पर एक एडल्ट ग्रास हॉपर या फिर एडल्ट लोकस्ट बनता है, उसके पीछे जो फेस होता है वहाँ पर उनको ज़रूरत होती है थोड़ी ग्रासलैंड्स की। सच कवर इज़ नॉट वाइड स्प्रेड एनफ इन द डेजर्ट, तो इसलिए वो थोड़े से मूव करते रहते हैं। एज इंडिविजुअल्स और इन स्मॉल आइसोलेटेड ग्रुप्स लोकस्ट आर नॉट वेरी डेंजरस, बट व्हेन दे ग्रो इनटू लार्ज पॉपुलेशन उनका बिहेवियर चेंज हो जाता है और वो डेंजरस बन जाते हैं। लार्ज स्केल ब्रीडिंग हैपन्स ओनली व्हेन कंडीशन टर्न वेरी फेवरेबल इन द नेचुरल हैबिटेट। ओके, और डेजर्ट सेमी एरिड रीजन में रहते हैं। जो गुड रेन, अच्छी खासी जब बरसात होती है वो उनके लिए एक बेटर प्लेस होती है, जब यहाँ पर ये लोकस्ट अच्छी तरीके से डेवलप कर सकते हैं अपने आप को। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अगले सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको फिनेंस कमीशन के बारे में थोड़ी सी चीज़ें पढ़ाई थी कि फिनेंस कमीशन की मीटिंग हुई थी विद मिनिस्ट्री ऑफ पावर ऑन पावर सेक्टर रिफॉर्म्स। तो 15th फिनेंस कमीशन हैज़ रिड्यूस्ड द वेट इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया एज कम्पेयर टू द 14th फिनेंस कमीशन। एक जनरल क्वेश्चन है कि 15th फिनेंस कमीशन ने किन किन क्राइटेरिया का जो वेटेज है वो 14th फिनेंस कमीशन के मुकाबले कम कर दिया। ओके, फॉर डिवोल्यूशन ऑफ फंड्स टू स्टेट। इसके साथ साथ आप लोग मुझे एक और चीज़ बताओगे कि 14th फिनेंस कमीशन को कौन हेड कर रहे थे और 15th फिनेंस कमीशन को कौन हेड कर रहे हैं। और अगर आप चाहो तो आप 15th फिनेंस कमीशन का टेन्योर भी बता सकते हो, क्योंकि इसके अंदर आपको पता होगा 11 मंथ्स की एक्सटेंशन यहाँ पर मिली थी। यहाँ पर आपके लिए 4 दिए हुए हैं, पॉपुलेशन, फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी, इनकम डिस्टेंस, जोग्राफिकल एरिया। किसकी वेटेज यहाँ पर रिड्यूस की गई है, आपको आंसर बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शंस हैं A123, B13, C234 या D1 and 4 ओनली। आई हैव 10 सेकेंड्स फॉर यू ऑल। 10 सेकेंड में आप लोगों को अपने जो आंसर्स हैं वो जल्दी से चैट बॉक्स में लिखने हैं। दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है बी। बी इज द करेक्ट आंसर। मतलब 1 and 3, मतलब पॉपुलेशन और इनकम डिस्टेंस का जो वेट है वो रिड्यूस हुआ है 15th फिनेंस कमीशन के क्राइटेरिया के अंदर एज कंपेयर टू दी 14th फिनेंस कमीशन। 15th फिनेंस कमीशन हैज़ यूज्ड 2011 सेंसस as the sole criteria for population but has reduced the weight of the population to 15%। पहले 27.5% था। जोग्राफिकल एरिया का 15% का 15% ही रखा गया है और यहाँ पर फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी का तो एनहेंस कर दिया गया है, 7.5% से 10% कर दिया गया है। इसके साथ साथ वेट जो इनकम डिस्टेंस का होता है वो भी रिड्यूस किया गया है, 50% से 45% किया गया है टू प्रोवाइड हायर डिवोल्यूशन टू द स्टेट्स जहाँ पर लो पर कैपिटा इनकम है। डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस, टैक्स एफर्ट्स को भी यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर माना जाएगा और जम्मू कश्मीर और यहाँ पर जो दादर एंड नागर हवेली का जो यहाँ पर मर्जर हुआ है दमन एंड दीव से, उसको भी ध्यान में रख के उनको एक्स्ट्रा पैसे। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। दोस्तों सवाल है आपके लिए स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड को लेकर। 3 स्टेटमेंट है। पहली स्टेटमेंट कहती है कि SDRF को कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, 14th फिनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन है। दूसरी स्टेटमेंट कहती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करती है 50% टू दी SDRF, बाकी 50% स्टेट गवर्नमेंट करती है। तीसरी स्टेटमेंट है कि एक स्टेट गवर्नमेंट इन फंड का इस्तेमाल कर सकती है अंडर दी SDRF फॉर प्रोवाइडिंग इमीडिएट रिलीफ टू दी विक्टिम्स ऑफ नेचुरल डिजास्टर। जिन भी चीज़ों को डिजास्टर समझा जाता है लोकल स्टेट के कंटेक्स्ट में। आपको बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है और अपने अपने जवाब आपको कमेंट बॉक्स के अंदर जल्दी से डालने हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने इसका सही जवाब दे दिया होगा। इस सवाल का सही जवाब है B, 3 ओनली। फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट गलत स्टेटमेंट है। कारण दोस्तों
क्योंकि एचडीआरएफ को यहाँ पर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के प्रोविजन को ध्यान में रखे हुए यहाँ पर बनाया गया ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ 13 फाइनेंस कमीशन। सेंट्रल फंडिंग यहाँ पर 75% होती है जनरल कैटेगरी स्टेट्स में। जो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स हैं उनको 90% भी फंडिंग दी जाती है। बिल्कुल सही बात है कि खर्चा लोकल कंटेक्स्ट में किया जाएगा, जिस भी डिजास्टर को लोकल कंटेक्स्ट में समझा जाएगा। ये सवाल भी यहाँ पर आपके लिए लोकल अटैक से लिंक था, ओके, बट फिनेंस कमीशन से इसका डायरेक्टली लिंक है, इसीलिए यहाँ पर इस सवाल को आपके लिए रखा गया था। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। दोस्तों ये क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाया था। एक मिसाइल पार्क का फाउंडेशन स्टोन यहाँ पर रखा गया है जिसका नाम है अग्निप्रस्थ। कौन से शहर में रखा गया था? ओके, INS कलिंग के ऊपर रखा गया। आपको बताना है कौन से शहर में रखा गया। ए कोची, बी मुंबई, सी वाइजैग या डी अहमदाबाद। दोस्तों सवाल का जो सही जवाब है वो है सी, इट इज़ विशाखापट्टनम। आपको याद होगा नेशनल सोलर पार्क भी यहाँ पर बनाया गया था नेशनल सोलर मिशन के अंदर। इसको यहाँ पर INS कलिंग जो कि कमीशन है विशाखापट्टनम में, वहाँ पर हम लोगों ने 2 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट इनॉग्रेट भी किया था विद दी हेल्प ऑफ, यहाँ पर इसके साथ साथ एक मिसाइल पार्क भी बनाया गया था जिसका नाम था अग्निप्रस्थ। अगला सवाल आप लोगों की स्क्रीन पर IIP के बारे में ये सवाल है। इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज़ भी यहाँ पर इसका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, जिसकी परसेंटेज, जिसकी वेटेज मैंने आपको बताया था, इट इज़ अराउंड 42%। 3 स्टेटमेंट है। पहली स्टेटमेंट है दैट द IIP इज़ एन इंडेक्स यूज टू ट्रैक द परफॉर्मेंस ऑफ द इंडस्ट्रियल सेक्टर इन द इंडियन इकोनॉमी। यहाँ पर मैप किया जाता है वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। दूसरी स्टेटमेंट है कि इट्स सेक्टोरल क्लासिफिकेशन इलेक्ट्रिसिटी हैज़ दी हाईएस्ट वेटेज। सबसे ज़्यादा वेटेज किसकी है? इलेक्ट्रिसिटी की सबसे ज़्यादा वेटेज है। तीसरी स्टेटमेंट है यूज बेस्ड क्लासिफिकेशन हैज़ बीन अडॉप्टेड विद कैटेगरीज लाइक कैपिटल गुड्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल्स, जिससे IIP के डेटा की बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके। आपको बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं, जल्दी से अपने अपने आंसर्स आप लोग कमेंट बॉक्स में डालो। चलिए दोस्तों देखते हैं इसका सही जवाब क्या होगा। IIP इज एन इंडेक्स जिसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं परफॉर्मेंस ट्रैक करने के लिए इंडस्ट्रियल सेक्टर की इन द इंडियन इकोनॉमी, और यहाँ पर हम लोग वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन को मैप करते हैं। वी मैप दी वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। तो फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल एकदम सही और करेक्ट स्टेटमेंट है। जब मुझे पता लग गया कि मेरी फर्स्ट स्टेटमेंट सही है तो मैं बी वाले जो यहाँ पर आंसर है उसको एलिमिनेट कर सकता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर काफ़ी सारे बास्केट ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स होते हैं जिसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से लेकर माइनिंग से लेकर एनर्जी को यहाँ पर देखा जाता है। इंडेक्स वैल्यू के बारे में बात करें, इंडेक्स वैल्यू को हम लोग कंपेयर करते हैं विद द वैल्यू ऑफ द इंडेक्स इन द सेम मंथ ऑफ अ ईयर अगो, और उसके हिसाब से हम लोग परसेंटेज को देखते हैं। 2 तरीके के होते हैं IIP डेटा को अंडरस्टैंड करने के लिए। आइदर वन कैन ड्रिल डाउन द IIP डेटा और फिर सेक्टोरल परफॉर्मेंस देख सकता है, where the whole industrial sector is divided into 3 subsectors। कौन कौन से? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, माइनिंग सेक्टर और इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर। और अगर हम लोग एक सेक्टोरल क्लासिफिकेशन में जाएं तो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का सबसे कम वेटेज आता है, दैट इज 8%। सबसे ज़्यादा तो ऑब्वियसली मैन्युफैक्चरिंग का ही आएगा। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा किसका आएगा? मैन्युफैक्चरिंग का, इलेक्ट्रिसिटी का नहीं आएगा। तो सेकेंड स्टेटमेंट ऑटोमेटिकली गलत हो जाती है। अब यहाँ पर जब दूसरी स्टेटमेंट भी गलत हो गई तो ये भी गलत हो गया, ठीक है। थर्ड वाली स्टेटमेंट को हम लोग अगर चेक करें तो थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कि यूज बेस्ड क्लासिफिकेशन भी हम लोग लेते हैं, इसलिए इस सवाल का सही जवाब होगा डी 1 और 3। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोगों की स्क्रीन पर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग 2019 वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट के बारे में आपके लिए 3 स्टेटमेंट है। पहली स्टेटमेंट है कि 2019 की जो वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट है, इट वाज रिलीज्ड बाय द पॉल्यूशन ट्रैकर IQ एयर और ग्रीन पीस ने मिलकर निकाला। रैंकिंग यहाँ पर PM 2.5 के लेवल को देखकर यहाँ पर निकाली गई और चाइना को मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री यहाँ पर बताया गया। आपको बताना है कि करेक्ट जवाब क्या है, जल्दी से बताइए। 10 सेकेंड है आप लोगों के पास दोस्तों।
चलिए चेक करते हैं इस सवाल का सही जवाब क्या होगा। इस सवाल का सही जवाब है ए का मतलब 1 और 2, मतलब थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पर गलत स्टेटमेंट है। क्यों गलत है अभी चेक करते हैं। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट को रिलीज किया पोल्यूशन ट्रैकर IQ एयर और ग्रीन पीस ने। रैंकिंग यहाँ पर PM 2.5 लेवल पे बताई गई और सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड अगर कोई देश यहाँ पर हमारे सामने आता हुआ नजर आया है वो है भाई बांग्लादेश। बांग्लादेश के बाद पाकिस्तान, मंगोलिया, अफगानिस्तान एंड इंडिया फॉलोड बिहाइंड रिस्पेक्टिवली। ओके, और जो सिटीज़ हैं हमारे देश में ऑन एन एवरेज वो WHO के टारगेट को इजीली यहाँ पर एक्सीड करती हैं। पर स्टेट इम्प्रूवमेंट यहाँ पर भी हमें देखने को मिला है कोरोना वायरस की वजह से, तो हवा अब थोड़ी सी साफ हो गई है। अगला सवाल आप लोगों की स्क्रीन पर नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के बारे में है। मैंने आपको पढ़ाया था जब मैं आपको परंपरागत कृषि विकास योजना पढ़ा रहा था। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। पहली स्टेटमेंट कहती है नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर हैज़ बीन फॉर्मुलेटेड फॉर एनहेंसिंग एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी स्पेशली इन रेन फेड एरियाज। जो रेन फेड एरियाज हैं वहाँ पर प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए इसको लाया गया है। दूसरी स्टेटमेंट है ये प्रमोट करता है लोकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड कंपोजिट फार्मिंग सिस्टम। तीसरी स्टेटमेंट है यहाँ पर लैंड यूज सर्वे, सॉइल प्रोफाइल स्टडी और सॉइल एनालिसिस का इस्तेमाल किया जाता है। आपको बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं। दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है डी इज द करेक्ट आंसर। मतलब सारी की सारी स्टेटमेंट यहाँ पर एक्यूरेट करेक्ट स्टेटमेंट थी। नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को फॉर्मुलेट किया गया एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, खासकर जो रेनफेड रीजन है। इस मिशन के ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव नंबर 1 टू मेक एग्रीकल्चर मोर प्रोडक्टिव, सस्टेनेबल, रिम्यूनरेटिव, क्लाइमेट रेजिलिएंट, जिससे हम लोग स्पेसिफिक कंपोजिट फार्मिंग सिस्टम को प्रमोट कर सकें। नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व करना भी हमारा एक मकसद है। इसी के लिए कॉम्प्रिहेंसिव सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट और सॉइल फर्टिलिटी मैप्स, सॉइल बेसिंग टेस्टिंग टेक्निक का यहाँ पर इस्तेमाल किया जाएगा। टू ऑप्टिमाइज यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज थ्रू एफिशिएंट वाटर मैनेजमेंट टू एक्सपैंड कवरेज फॉर अचीविंग मोर क्रॉप पर ड्रॉप, हम लोग यहाँ पर कम से कम पानी का इस्तेमाल करके ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन ले सकें, ये भी हमारा एक मकसद है। इसके अंदर हम लोग लैंड यूज सर्वे, सॉइल प्रोफाइल स्टडी और सॉइल एनालिसिस का इस्तेमाल भी करेंगे। अगला सवाल आप लोगों की स्क्रीन पर, अभी रिसेंटली MSME की डेफिनेशन चेंज हुई है। नाउ व्हाट इज द इन्वेस्टमेंट लिमिट फॉर एन एंटरप्राइज टू बी क्लासिफाइड एज अ मीडियम एंटरप्राइजेस? ये मैंने आपको कई बार समझाया है, ठीक है। चैंपियंस यहाँ पे हम लोगों ने कवर किया था। चैंपियन टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म बनाया गया MSMEs को एम्पावर करने के लिए, और उससे पहले मैंने आपको बताया था कि MSMEs की क्लासीफाई किया गया है आत्मनिर्भर भारत प्रोग्राम के अंदर। आपको बताना है कि अगर MSME में किसी को मीडियम एंटरप्राइजेस बनना है तो इन्वेस्टमेंट लिमिट कितनी है? 20 करोड़ रुपीज़ है, 25 करोड़ है, 50 करोड़ है या 75 करोड़ है? ये तो एकदम फटाफट से आपके दिमाग में आंसर आ जाना चाहिए, तो मैं भी इसमें इंतज़ार ज़्यादा नहीं करूँगा। तो आंसर है इसका C, मतलब 50 करोड़ रुपीज़। ओके, चलिए यूनियन कैबिनेट ने कुछ चेंजेस यहाँ पर अप्रूव किए। MSME की डेफिनेशंस को बदला गया। यहाँ पर जो माइक्रो यूनिट्स हैं वो यूनिट्स हैं जहाँ पर 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट या 5 करोड़ का टर्नओवर हो रहा है। स्मॉल यूनिट्स वो हैं जहाँ पे 10 करोड़ की इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर 50 करोड़ का हो रहा है। मीडियम यूनिट्स वो बताई गई हैं जिसके अंदर यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट है वो यहाँ पर 20 करोड़ की है टू 50 करोड़ रुपीज़, ओके, 20 से 50 करोड़ की है। और यहाँ पर जो टर्नओवर है वो 100 करोड़ से लेकर 250 करोड़ रुपए तक की। ओके, कैबिनेट ने यहाँ पर 20,000 करोड़ का फंड भी यहाँ पर अप्रूव किया, जिससे 50,000 करोड़ रुपीज़ MSME सेक्टर के अंदर डाले जा सकें। एक और आपके लिए छोटा सा सवाल, 2015 में ऐसी कौन सी स्कीम लॉन्च हुई थी जिसकी मदद से हमारा मेन मकसद था ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करना अंडर दी स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स? आई नो यहाँ पर ये टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया था, टॉपिक की हेडलाइन भी ऊपर लिखी हुई है। ओके, सो इट वाज अ वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, तो इसको तो मतलब बिना देखे भी आप लोग आंसर कर सकते हो। बट याद रखना कि 2015 में इसको लॉन्च किया गया था, ये डेट आपको याद रखनी है। 2015 में एक हमारा मिशन भी लॉन्च हुआ था जिसका आज की डेट में बहुत ज़्यादा काम आ रहा है, दैट इज़ दी सागर पॉलिसी। सागर पॉलिसी के बारे में अगर आपको कुछ पता हो तो आप लोग भी कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। ओके, परंपरागत कृषि विकास योजना को लॉन्च किया गया था एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री द्वारा अंडर द नेशनल मिशन ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर इन 2015। मेन मकसद था ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करना अंडर दी स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स।
रिसेंटली नीति आयोग ने एक ऑनलाइन हाई लेवल राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करी थी जिसको नेशनल और इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स ने पार्टिसिपेट किया था। एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने कहना था कि परंपरागत कृषि विकास योजना के अंदर 7 लाख हेक्टेयर और लगभग 8 लाख फार्मर्स को कवर कर लिया गया है। जल्दी से बताइए, एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट जिसके अंदर अभी रिसेंटली बहुत सारी नई नई चीज़ें ऐड कराई जा रही हैं जैसे मास्क हो गए या सैनिटाइजर्स हो गए, उसका ईयर कौन सा है? व्हाट इज़ द ईयर ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट? 1952, 1955, 1975 या 1982? So guys, the correct answer of this question is 1955. B is the correct answer. Recently यूनियन कैबिनेट ने अमेंड किया एसेंशियल कम्युनिटीज एक्ट 1955 जिससे फार्मर्स की ज़्यादा से ज़्यादा मदद की जा सके। हम लोगों ने एक और चीज़ करी थी, यहाँ पर आपके लिए 2 सवाल बनेंगे। पहला सवाल जिसका जवाब आपको देना है कि ऐसा कौन सा पहला देश है जिसने इंडियन फार्माकोपिया को रिकॉग्नाइज किया है। ओके, हमारा पड़ोसी मुल्क है, ठीक है, हमारी लैंड बाउंड्री टच होती है उससे। ये एक छोटा सा हिंट है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दो। और दूसरा सवाल आप लोगों के लिए है, वेयर आर फार्माकोपिया लेबोरेटरीज फॉर इंडियन मेडिसिन एंड होम्योपैथिक फार्माकोपिया लेबोरेटरी आर लोकेटेड इन इंडिया? हमारे देश में किस जगह पर ये लैब्स लोकेटेड हैं? मुंबई, न्यू दिल्ली, गाजियाबाद या फिर चंडीगढ़? सही जवाब है इसका सी, गाजियाबाद। यूनियन कैबिनेट ने रिसेंटली अप्रूव किया कि रीस्टैब्लिश किया जाएगा अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। बेसिकली PCIM&H को मर्ज किया गया 2 सेंट्रल लेबोरेटरी के साथ। बेसिकली आयुष मंत्रालय के अंदर इसके अंदर होगा क्या कि यहाँ पर जो ड्रग्स का इस्तेमाल किया जाता है, जो विधि का इस्तेमाल किया जाता है, उसका क्यों इस्तेमाल किया जाता है, क्या उसकी ज़रूरतें हैं, और उसको यहाँ पर रिकॉग्नाइज़ किया जाएगा। आपने देखा होगा कई सारी मेडिसिन के पीछे IP भी लिखा होता है ना, कई सारी के पीछे BP लिखा होता है। उसका मतलब होता है, IP का मतलब होता है इंडियन फार्माकोपिया, मतलब हमारे देश की जो ड्रग की किताब है, जो रजिस्टर है, उसके अंदर उसका रजिस्ट्रेशन है। BP का मतलब होता है जो ब्रिटिशर्स की है, उसके अंदर रजिस्टर्स है। एक आपको काफ़ी सारी मेडिसिन के पीछे आपको USP लिखा हुआ नज़र आया होगा। USP का मतलब होता है यूनाइटेड स्टेट्स फार्माकोपिया। ओके, तो यूनाइटेड स्टेट्स की किताब के अंदर वो दर्ज है, उनके एक्ट्स के अंदर वो जो ड्रग है वो दर्ज है, उसके केमिकल के आधार पर दवाई आ रही है। चलिए अगला सवाल बताइए, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के बारे में है। व्हाट इज द अनएम्प्लॉयमेंट रेट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द जुलाई 2018 एंड जून 2019 एज पर द एनुअल पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे? आपको याद होगा इस पर्टिकुलर टॉपिक में मैंने आपको 3 अलग अलग डेफिनेशन बताई थी कि भाई वर्किंग ग्रुप क्या होता है ना, लेबर फोर्स क्या होता है, तो ये सब चीज़ें हम लोगों ने कवर की थी। बट यहाँ पर आपको बताना है कि कितना बताया गया था उसके अंदर, 7.1%, 6.1%, 5.8% या 4.2%? यहाँ पर ज़्यादा इंतजार नहीं करेंगे दोस्तों, आंसर है इसका 5.8% रिसेंटली रिलीज़ किया गया। अब तो अनएम्प्लॉयमेंट की स्थिति बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। ग्लोबल वैक्सीन समिट हुई थी, किस जगह पर हुई थी बताइए? यूनाइटेड स्टेट्स, UK, जापान, साउथ कोरिया, मतलब होस्ट किसने किया था? वैसे तो ये वर्चुअल समिट हुई थी, इट वॉज अ वर्चुअल समिट। मोदी जी ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया था। हम लोगों ने काफ़ी सारे पैसे देने का वादा भी किया है गैवी प्रोग्राम के अंदर। ये आपके लिए एक और सवाल है दोस्तों, आपको मुझे जल्दी से बताना है कि ये गैवी प्रोग्राम है क्या, ठीक है, क्या कैसा प्रोग्राम है, ये क्या काम कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर सही जवाब है UK इज़ द करेक्ट आंसर। UK ने यहाँ पर अभी ग्लोबल वैक्सीन समिट को होस्ट किया था। दोस्तों ये आज आपका जो सवाल है ये वाला, इसका मैं आंसर नहीं दूंगा, इसका आंसर आप लोगों को खुद ही बताना है। इसका आंसर हम लोग बाद में डिस्कशन में लेंगे, ये आपके लिए सरप्राइज क्वेश्चन है। ओके, ये बताना है आपको रिस्पॉन्सिबल AI फॉर यूथ प्रोग्राम के बारे में। आपको सवाल पढ़ना है और मुझे बताना है इसका सही जवाब क्या होगा। तो पॉज करके आराम से सवाल पढ़ना और अपने अपने आंसर भी लिखते रहना। उम्मीद करता हूँ आपको ये वाला इनिशिएटिव पसंद आया होगा। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। स्टडी आईएएस को फॉलो करना भी बिल्कुल मत भूलना। आप लोगों के लिए बेहतरीन कोर्सेज आ रहे हैं लगातार, उनमें से काफ़ी सारे कोर्सेज आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट पे जाके भी देख पाओगे। चलिए आज के सेशन को ये एंड करते हैं दोस्तों। सो लव एंड पीस फ्रॉम माय साइड। थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर गाइस एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड। बाय बाय, टेक केयर।